अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 1 मई है। ख़बर का उन्वान है, कोशिश के बावजूद भी इमाम साहिबान भाजपा की रैली में नहीं पहुँचे। आपको पता है कि आज सुबह हरियाणा के पंचकूला में भाजपा के अक़लियती मोर्चा का एक प्रोग्राम हुआ है, जिसका उन्वान था जन जागरण अभियान, जिसमें वक्फ एक्ट 2025 की हिमायत में भाषण हुए हैं। इस प्रोग्राम में खुद वज़ीर आला हरियाणा जनाब नायब सिंह सैनी और अक़लियती मोर्चा के नायब सदर चौधरी ज़ाकिर हुसैन, जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये सब शरीक हुए। इस वक्त हमारे सामने चौधरी ज़ाकिर हुसैन का बयान है, जो 10 मिनट से ज़्यादा का है, वो हम आखिर में पूरा पेश करेंगे। चौधरी ज़ाकिर हुसैन की जो बौखलाहट है आज के प्रोग्राम में, वो इसी ज़ाहिर है कि वक्फ एक्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि यूँ है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन क्यों है और कैसा है, इसमें क्या है, वो नहीं बता सके। हमारा ख्याल ऐसा है कि ज़ाकिर हुसैन को इन बातों के बारे में सिरे से कोई इल्म, कोई जानकारी, कोई मालूमात, कोई नॉलेज नहीं है। बस उन्हें इतना पता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, हरियाणा सरकार, हरियाणा के वज़ीर आला और साबिक़ वज़ीर आला खट्टर की हिमायत करनी है, और बस इसीलिए वो अपनी बौखलाहट में यहाँ तक कह गए कि 2013 में जो वक्फ तरमीम बिल कांग्रेस के दौर में बना था, अगर उसके बाद बीजेपी सरकार हरियाणा में ना आती तो अफरा तफरी मच जाती। ये बयान ज़ाकिर हुसैन का, आप इसको आखिर में सुनेंगे। ज़ाकिर हुसैन चूँकि एक अकेले शख्स नहीं है, बल्कि वो हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक पार्टी के अक़लियती मोर्चे के नायब सदर हैं, इसलिए उनके पैगाम पर तनक़ीद हो सकती है और तनक़ीद होनी चाहिए अगर वो गलत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अंदर खाने आइम्मा मसाजिद, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, बुलाने की कोशिश की, वो बहुत गलत था। खुदा का फजल है कि 3 या 4 इमामों के अलावा कोई वहाँ उनकी रैली में आज नहीं फटका। जिन इमाम साहिबान ने कल बयान जारी करके लोगों को रैली में आने के लिए कहा था, आज सुबह सुबह रैली से पहले उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। ज़ाकिर हुसैन और उनके हामी वक्फ बोर्ड के अफसरान सब बौखलाए हुए हैं कि सब हो क्या गया है। बहरहाल ज़ाकिर हुसैन से गुजारिश ये है कि वो अपने बाप की खिदमत को याद करें, चौधरी तैयब हुसैन साहब की। उनकी वक्फ बोर्ड के तय खिदमत कितनी रही हैं और किस तरह हुआ है, और आज ज़ाकिर हुसैन किस तरह वक्फ बोर्ड की मिट्टी पलीद कर रहे हैं और पूरी सवाद आदम और जमहूर से हटकर एक अलग रास्ता तय कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा, उलमा बरेली, उलमा शेख, तमाम उलमा ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट 2025 जो बीजेपी ने तैयार किया, ये गलत है और ये मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन ज़ाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो उन्हें सोचना चाहिए, ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अब आप ज़ाकिर हुसैन का बौखलाहट वाला बयान सुने और ध्यान से इसको आखिर तक सुने। और उस पैसे को मुसलमानों के लिए खर्च हो, लेकिन जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं आया था, पढ़ाई के लिए, चाहे मुसलमान बेवाओं की मदद के लिए, कि उससे जो आमदनी खर्च हो, उसके लिए आदमी वक्फ करता है, वक्फ करने वाला वाकिफ होता है। और उसके बाद से नहीं बल्कि सदियों से लोग अपने धर्म और मजहब के हिसाब से लोग देते हैं अपनी जायदादों में से, अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे गुरुद्वारों की बात हो, चाहे चर्च की बात हो, चाहे मस्जिदों की बात हो। और उसके लिए एक केयर टेकर अपॉइंट किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है कि भाई ये कमेटी रहेगी और उसका नाम मुतवल्ली उसको कहते हैं कि मुतवल्ली ये कमेटी होगी, और जो ये जिस आदमी ने ये दान की है वो इसका सही इस्तेमाल हो, इस जायदाद का, इसकी आमदनी का, उसके लिए वो मुकर्रर किया जाता है, तय किया जाता है। और
फिर उसकी आमदनी उसी में इस्तेमाल होती है। और ये सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। लेकिन एक कमेटी कांग्रेस के राज में सच्चर कमेटी के नाम से आप सभी जानते हैं कि एक कमेटी बैठी कि जिसने मुसलमानों के हालात पे गौर व फिक्र करने के लिए, उस पर चिंता करने के लिए कि क्या हालात हैं, वो कमेटी ये रिपोर्ट दे। उस कमेटी ने 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को जब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी नहीं बने, तब तक उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। 2006 की रिपोर्ट 2006 की रिपोर्ट में मैं विस्तार पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सी सिफारिशें थी मुसलमानों के फायदे के लिए, लेकिन उसमें एक ये भी थी कि वक्फ बोर्ड की लगभग 6 लाख एकड़ जमीन है और इससे कुल आमदनी 153 करोड़ रुपए के करीब लगभग होती है, कुल 153 करोड़। और बहुत कम जमीन रिकॉर्ड में चढ़ी है, बाकी जमीन का पता भी नहीं है पूरे देश के अंदर किसका क्या हो रहा है। तो सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट की कि सरकार इसको गंभीरता से देखे और इसमें पारदर्शिता लाए, प्रॉपर्टियां रिकॉर्ड पे चढ़े, प्रॉपर्टियों का चाहे मुतवल्ली हो और चाहे मुतवल्ली के तौर पे वक्फ बोर्ड जो देखते हैं वो भी मुतवल्ली होते हैं। जिस तरह हरियाणा में कोई मुतवल्ली नहीं है, पंजाब में कोई मुतवल्ली नहीं है, तो यहाँ का वक्फ बोर्ड ही मुतवल्ली है, वक्फ बोर्ड ही केयरटेकर है कि ये देखें और अपना हिसाब किताब रखें और सारी जायदादों का बही खाता चढ़ना चाहिए जैसा कि आदमी अपना करता है, रेवेन्यू के हिसाब से सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गई। जो आज मुसलमानों का हिमायती बनने की बात करती है, जो मुसलमानों को भरमाने की बात करती है, जिसने हमेशा एक वोट बैंक की तरह यूज किया है, उसने उस रिपोर्ट पे कोई अमल नहीं किया। बल्कि 2013 में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, रहमान साहब वहां मिनिस्टर थे, उन्होंने वक्फ एक्ट में एक नहीं 2013 अमेंडमेंट में बहुत सारे बदलाव कर दिए, जिन बदलाव में अनाप शनाप उन्होंने बदलाव किए जिससे वक्फ बोर्ड खत्म होने के कगार पे पहुंच गए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिस सरजमीन पे आप बैठे हैं उसी की बात मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब जब हमारा ज्वाइंट था तो 1960 में यहां पंजाब वक्फ बोर्ड बना और 1966 में जब हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ अलग हुआ और पंजाब अलग हुआ तो 4 स्टेटों का बोर्ड इकट्ठा रहा, ये अलग अलग नहीं हुआ और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये वक्फ बोर्ड काम करता रहा। तो पंजाब वक्फ बोर्ड ने भी एज ए मुतवल्ली यहां जो काम किया, 1966 में यहां सर्वे कमिश्नर अपॉइंट कराया, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ, 69-70 तक सर्वे हुआ और सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स थे। और उसके बाद 1972-73 में यहां गजट हुई प्रॉपर्टीज, सरकार ने गजट की और वक्फ बोर्ड का सारा हिसाब किताब रखा जाता है, सारा अकाउंट होता है, ऑडिट होता है, सारी प्रॉपर्टियां गजट पे नोटिफाइड है। और जो किराएदार उन पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत से सालों से बैठे हैं, तो उनका किराएदारी अपने आप रिन्यू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने करते थे कि भाई अपना किराया भरें और वो किराएदार रहें तो उनको कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने वो प्रॉपर्टियां डेवलप भी की थी। बहुत से लोग पाकिस्तान से, जो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण जो विभाजन हुआ वहां से आए, कुछ प्रॉपर्टियां पे वो लोग बैठे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम चला और वक्फ बोर्ड ने बाकायदा कायदगी से सारी चीज को चलाया। और मुझे फक्र है ये बात कहने में कि ये सब कुछ
मेरे वालिद साहब जब मेंबर पार्लियामेंट थे 14 साल वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन रहे, 64 से लेकर 1978 तक। उन्होंने ये सारा बात कानूनी तौर पे दी और कानूनी तौर पे ये चीज चली। लेकिन 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ये कानून पास कर दिया कि भाई वक्फ बोर्ड की जायदाद नीलामी से छूटेगी, चाहे कोई बैठा हो उसका आदमी धक्के से खाली करा ले और उसको बाहर कर दे। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला ना करें, ईश्वर का हुक्म ना हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हरियाणा में ना बने तो इतनी बड़ी अफरा तफरी फैलती, यहां खून खराबा हो जाता। घनश्याम गोयल जी बैठे हैं कि यहां किराएदारों के साथ वो हाल होता अगर यहां ऐसा राज आ जाता। अगर यहां सुशासन नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का तो यहां मारामारी हो जाती, क्योंकि आज जायदादें करोड़ों रुपए में है, कोई भी बोली दे के ले लेता और किराएदारों से खाली करा लेता। इस तरह के भाईचारे को खराब करने के, खून खराबे के कानून पास किए। सेक्शन 40 को एक्ट में लिया, जो कि खास तौर पे अब बात जिसके ऊपर चल रही है कि सेक्शन 40 को कि भाई वक्फ बोर्ड सर्वे करे और उस प्रॉपर्टी को नोटिफाई करा दे, लेकिन उसके अंदर प्रोविजन है कि गवर्नमेंट से उस सर्वे को अप्रूव कराना चाहिए। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने 2014 में जब पीके गुप्ता जी चीफ सेक्रेटरी थे तो जितने डिवीजन कमिश्नर्स हैं हमारे, जब 4 थे आज 6 हैं, उनको सर्वे कमिश्नर बनाया और उनके थ्रू वक्फ बोर्ड में जायदादें सर्वे के बाद चढ़ती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी पैटर्न पे जो वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा था उसको सही रास्ते पे पड़े, उसका हिसाब किताब हो। जिस तरह हम हरियाणा में या पंजाब वक्फ बोर्ड जो करता था या आज हरियाणा वक्फ बोर्ड कर रहा है, उस तरह से उसकी देखभाल हो, उस पैसे का लेखा जोखा हो और उस पैसे को मुसलमानों के लिए खर्च हो। लेकिन जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं आया था इस बारे में बहुत भ्रम पाला गया, लोगों को बहकाया गया। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल आ चुका है, आपके सामने है। कहीं पर भी ये नहीं है कि वक्फ खत्म किया जाए, कहीं पर भी ये नहीं है कि इसका पैसे का इस्तेमाल कहीं मुसलमानों के अलावा कहीं पर होगा। सिर्फ बात है तो ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, इसका हिसाब किताब रखा जाए, इस पैसे से अस्पताल बने, स्कूल बने, मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति हो। और 2013 के बाद जो 2006 में वक्फ की प्रॉपर्टी थी, आज वो प्रॉपर्टी लगभग 37-38 लाख एकड़ जमीन आज वक्फ बोर्ड की आई है और आमदनी कितनी है? 163 करोड़ रुपए। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास लगभग 20,000 एकड़ जमीन है कुल, जिसमें से वक्फ एक्ट में कांग्रेस के खराबी होने से अब तक भी बात नहीं सुलझी। लगभग 15-20% किराया आता है प्रॉपर्टी का। लेकिन हम लोग हमेशा इस बात के एहसानमंद रहेंगे, ऋणी रहेंगे कि हरियाणा वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस के एक्ट की वजह से बंद होने वाला था, जो इस कगार पे पहुंच गया था कि 2020 के अंदर 3-4 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, जो आज देश के ऊर्जा मंत्री हैं, कि उनके सामने जो किराएदारों के वक्फ बोर्ड की दिक्कत आई तो उन्होंने कानून संगत वक्फ बोर्ड के नियमों में ये बात कही कि जो किराएदार बैठे हैं उन्हीं का बहाल हो, किसी के साथ धक्का ना हो, और जो अपनी मर्जी से किसी को छोड़े, अपने बेटों को या किसी को, उसका सिर्फ उसका तबादला किया जाए। आपके सामने है और मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि हाई कोर्ट में मामला लंबित हो गया। इन कांग्रेस एमएलए ने जो वक्फ बोर्ड को रोकना चाहते हैं, इन्होंने ही अटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रशासक का आशीर्वाद दिया और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा वक्फ बोर्ड इतना शानदार काम कर रहा है, पूरे देश में सबसे अच्छा काम कर रहा है। ये रिकॉर्ड की बात है। आज हम लोग
लोग मस्जिदों की मरम्मत भी हो रही है, तनख्वाहें भी टाइम पे जा रही हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज एक है जो रियायती दर पे चलाया गया, उसमें लगभग 3 करोड़ एकड़ पे हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां 37-38 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है उस पे किराया आना चाहिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो वो पैसा लोगों की जेब में जा रहा है। आपके सामने है हरियाणा वक्फ बोर्ड ने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इतना शानदार आज काम कर रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का कोई वक्फ बोर्ड ने यह काम नहीं किया कि इमामों को लगभग 425 मस्जिदें वक्फ बोर्ड अपनी चलाता है, जिनकी पूरी खर्चा और जिनकी तनख्वाह देता है। 400-425 वो मस्जिद हैं और 400 मस्जिदों को एड देता है कि इमामों की कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इंक्रीमेंट दिया है जो इस देश के अंदर रिकॉर्ड है आपके सामने। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने जब इतनी आमदनी बढ़ी उस पैसे को उसी हिसाब से खर्च किया जैसे कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ सबका विश्वास जीतकर सबका साथ लेकर सबको साथ लेकर प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने है कि वक्फ बोर्ड ने 100, 200, 400 नहीं, इमाम और मुअज्जिनों की 5-5 हजार रुपए एक मुश्त तनख्वाह में बढ़ोतरी करी, उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। आज ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्डों की दुश्मन है। अगर भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्डों की दुश्मन होती, मैं दावे से कह सकता हूं, मैं मेवात की 36 बिरादरी का पगड़ी बंद चौधरी हूं, मैं राजनीतिक आदमी बाद में हूं, मैं किसी भी मंच पे, चाहे कोई कांग्रेस का नेता हो, चाहे कोई किसी भी बड़ी से बड़ी किसी जमात का कोई नेता हो, मैं आमने सामने बात करके बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्डों की दुश्मन होती तो हरियाणा वक्फ बोर्ड तो बंद हो रहा था, उसे क्या जरूरत थी चलाने की, ये तो बिना एक्ट के ही बंद हो रहा था आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर सबको साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक बात नहीं करती। आज उसी की देन है कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी विश्व नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकसित राष्ट्रों की गिनती में जाने जा रहा है। आपके सामने है। और वक्फ बोर्ड ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास पर वहां भी विकास किया है जहां पहले भी एमएलए नहीं होता था और आज भी एमएलए नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा नुह जिला है। इस देश के अंदर कश्मीर के बाद नुह जिला ऐसा जिला है कि जहां 80% मुसलमान आबादी है। मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं कोई राजनीतिक बात भी नहीं करता, क्योंकि राजनीति हमारे परिवार में सन 26 से एमएलए बने थे मेरे दादाजी। मैं 91 में बना था, मेरी छोटी बहन भी एमएलए मंत्री रहेगी। हम लोग हमेशा बिरादरी की सच्ची बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी विकास किया है जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं बना। और आज मेवात जो 115वें नंबर पे था, आज देश में आगे जा रहा है 3-4 नंबर पर। तो आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये एक धोखा है, क्योंकि जब कोई आदमी गड़बड़ करता है, कोई आदमी किसी चीज से उसे छीनती है, चाहे आप बच्चे से भी पेंसिल छीन लें, चाहे माँ बाप छीन लें, वो भी रोता है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने शानदार काम किए कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुसलमान आकर्षित ही नहीं हुआ बल्कि बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है। और हमारे यहाँ तीनों नगर निगमों में आपके सामने है, जहां भी नगर निगम पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के वोट दी है। जहां बाई इलेक्शन हुए हैं यूपी में, आप देख लें, वहां मुसलमानों के बूथ पे अब खूब वोटें निकलने लगी। अब ये नया पैतरा चलाया है कि वक्फ बोर्ड का, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी कायदे कानून में वक्फों को की मुसलमानों के हक से छेड़छाड़ नहीं की गई। कानून आज उच्चतम न्यायालय में आज विचाराधीन है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो इसके अंदर 2 हिंदू मेंबरान की बात की गई है, वो उस पैसे के इस्तेमाल के ऊपर कहीं भी कोई बात नहीं कही गई कि ये पैसा मुसलमानों से बाहर इस्तेमाल होगा, उसकी बेटर मैनेजमेंट हो। सिर्फ इसीलिए ये बात सोची गई।
आपके सामने है। हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह वक्फ बोर्ड को चलाया है, आज वक्फ बोर्ड 20,000 एकड़ में से सिर्फ 20%, 15% प्रॉपर्टी पे लेकर इनकम, जब 25 करोड़ रुपए के करीब हम आदरणीय सैनी साहब के आशीर्वाद से हम लोग इतना कर पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड में मेरे साथी, मैं तो शुक्रिया अदा भी करूंगा, मुबारकबाद दूंगा अपने सभी जो मेरे साथ अधिकारी और कार्यकर्ता हैं, और खास तौर पे हमारे सीओ मोहम्मद शाहीन साहब का, कि जो दिनों रात मैं और वो मेरे साथ लगे रहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड, तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख करोड़ जब आएगा और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा तो मुसलमानों की बात कहां से कहां जाएगी। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे पूरे प्रदेश से आए, और आशा करता हूं कि जो मार्गदर्शन हमें आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय मोहनलाल बडोली जी ने और आदरणीय फणींद्र नाथ जी ने तो सोनीपत में पहले भी बैठक ली थी और उसमें अपना मार्गदर्शन दिया, और उसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि वो जो हमें मार्गदर्शन देंगे और उस पर हम काम करेंगे तो लोगों का भ्रम पहले ही दूर हो चुका है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम उस पर काम करेंगे। लोगों के अंदर जो ये गलत बातें फैलाई गई हैं, उसे हम बहुत हद तक दूर करने में कामयाब हो चुके हैं और होंगे, ऐसे में आशा करता हूं। और उसमें आप सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि आप लोग ही टॉर्च बियरर हैं, कि आप लोग ही इस रोशनी को आगे लेकर जाएंगे। और हमारे से जो भी सहयोग की बात होगी, हम एक कार्यकर्ता के नाते हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं थोड़ा ज्यादा वक्त लिया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत